यो वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड सीरीज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इस सीरीज में हम लोग रैंडम साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स उठाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे इस व्हाइट बोर्ड पे इन 3 मार्कर्स के साथ। हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को उठा करके अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश करें। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा HTTP। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके आगे पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और अगला जो सेशन रहेगा वो रहेगा कि डार्क वेब पे जब तुम जाते हो टॉर के ऊपर, तो एक्चुअली में टॉर का प्रोटोकॉल क्या है, किस तरीके से काम करता है। प्रोटोकॉल्स के ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने आज का जो टॉपिक उठाया है वो उठाया है HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कितना ज़्यादा आसान है सुनने में, कितना ज़्यादा सिंपल लगता है यार। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही तो है। होता क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? एक बार खुद दिमाग से सोच के देखो। कभी सोचा है कि यार हम लोग बोलते हैं स्कोप्स का डेफिनेशन हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये जो तुमने बोला हाइपर टेक्स्ट, ये हाइपर टेक्स्ट है क्या? कभी इस चीज़ के ऊपर सोचने का कभी टाइम निकाला है? नहीं निकाला तो बताता हूँ। देखो, हाइपर टेक्स्ट का सिंपल सा मतलब होता है, नॉर्मल जो तुम्हारा टेक्स्ट है वो क्या है, जो तुम नोटपैड में लिखते हो, दैट इज योर नॉर्मल टेक्स्ट। बट अगर इसी को मैं हाइपर कर दूँ, मतलब गुस्सा नहीं दिलाना है टेक्स्ट को, लेकिन आप इसको बड़ा कर दो, बेहतरीन कर दो, कुछ तरीके डाल दो इसके अंदर जिससे ये थोड़ा सा हैवी हो जाए। इट कैन बी एनिमेशन, इट कैन बी GIF और इट कैन बी इमेज। उसके अलावा इट कैन बी इमेज में कोई भी फॉर्मेट, JPG ले लो, PNG ले लो। जब तुम इनको एक पेज के ऊपर BMP ले लो, जब तुम इन सब चीज़ों को एक पेज के ऊपर सेट करोगे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, तो वहाँ पर उस पूरी की पूरी चीज़ को हाइपर टेक्स्ट बोला जाएगा। सिर्फ इमेजेस नहीं, उसके अलावा वीडियोस, जितनी भी तुम्हारी MP4 फाइल है, म्यूजिक फाइल्स हो गई या OGG फाइल्स हो गई, SVG फाइल्स हो गई, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो होती है वो होती है हाइपर लिंक्स, जिसकी वजह से हम इसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। हाइपर लिंक्स का सिंपल सा मतलब है एक पेज से दूसरे पेज की कनेक्टिविटी, दूसरे से तीसरे की कनेक्टिविटी, या खुद ही नॉर्मल पेज में या खुद ही उसी पेज में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसकी कनेक्टिविटी। ये पर्टिकुलर जो होती हैं आपकी हाइपरलिंक्स होती हैं। पैराग्राफ्स हो गए, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, कलर्ड डिस्प्ले हो गया। ये सब चीज़ों को जब आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सेट करते हो कि भाई यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके का आ जाए कि इधर तो मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, उस बार में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई आए, यहाँ पे एक बटन आ जाए, इधर कुछ टेक्स्ट आ जाए, इधर कुछ फोटो आ जाए, फिर एक टेबल आ जाए और फिर कुछ हाइपरलिंक्स आ जाए। जब आप इसको एक स्ट्रक्चर में सेट करते हो तो ये बन जाता है हाइपर टेक्स्ट। अब जब इस हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आपको ट्रांसफर करना होता है पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, तब आप यूज करते हो कुछ रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का या फिर रिटन सेट ऑफ रूल्स का। ये जो रूल्स होते हैं इन्हीं को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब है भाई, प्रोटोकॉल्स का मतलब है अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। सेट ऑफ रिटन रूल्स का सिंपल सा मतलब हुआ भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉलो कोई नहीं करता लेकिन इंटरनेट पे हर कोई फॉलो करता है। हर एक पैकेट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो पैकेट HTTP टाइप का है, अगर वो पैकेट हाइपर टेक्स्ट पैकेट है, तो उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। यही दस्तूर है, इसी तरीके से इंटरनेट काम करता है। अब पॉइंट क्या निकल के आता है कि हाउ दिस पर्टिकुलर HTTP वर्क्स। HTTP काम कैसे करता है? HTTP प्रोटोकॉल है, ये समझ में आया। क्या करता है ये समझ में आया। एक हाइपर टेक्स्ट डेटा को ट्रांसफर करने का, हाइपर टेक्स्ट क्या है ये समझ में आया। लेकिन ट्रांसफर हो कैसे रहा है, मतलब पॉइंट A से पॉइंट B पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे ये पॉइंट A से पॉइंट B पे चीज़ें ट्रांसफर कर देता है बहुत स्मूथली और आपको पता भी नहीं लगता। HTTP का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सबने किया है, ठीक है। हर एक URL के अंदर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं HTTPS लगता है, फिर ऐसे कुछ लगता है, फिर .com करके वेबसाइट लिखते हो और उसमें ये जो पूरा का पूरा चीज़ है इसको हम बोलते थे प्रोटोकॉल। अगर तुम्हें याद हो तो नेमिंग कन्वेंशंस इस तरीके से पढ़ाया जाता था स्कूल में। ये प्रोटोकॉल होता है, दिस इज कंप्लीट, दिस इज द लिंक या दिस इज द वेबसाइट
जो भी तुम्हारी वेबसाइट का नाम है, और ये जो होता है तुम्हारा बेसिकली रजिस्ट्रार, जो भी तुम्हें .com .in जो भी तुमने लिया है वो वाला TLD होता है। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा प्रोटोकॉल है, सारे प्रोटोकॉल देखो इसी तरीके से लगते हैं। अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं तुम उनको ये जो :/ है उससे कनेक्ट करके लगा सकते हो। जैसे प्रोटोकॉल तो और भी बहुत सारे हैं, है ना, प्रोटोकॉल कितने सारे हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब लास्ट वीडियो अगर तुम जाकर देखोगे जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर की मैंने बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था बहुत सारे प्रोटोकॉल्स उसके अंदर काम करते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोटोकॉल्स जैसे FTP है। अब FTP का क्या काम हुआ, इसका काम हुआ फाइल्स को ट्रांसफर करना, है ना, सिंपल सा काम है, फाइल्स उठाएगा, ट्रांसफर करेगा, आगे भेजेगा। तो फाइल्स या फोल्डर्स को जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो FTP, मेल ट्रांसफर कर रहे हो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। तो बेसिकली व्हेनेवर यू वांट टू ट्रांसफर समथिंग और व्हेनेवर यू वांट टू गिव अ कनेक्शन रिक्वेस्ट टू समथिंग, इस तरीके से आपको एक अलग प्रोटोकॉल्स या उनकी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। बेसिकली जिस भी तरीके का पैकेट है उसके अराउंड एक प्रोटोकॉल या फिर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होना जरूरी है। अब यहां पर अगर हम FTP की बात करें तो इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं वेबसाइट का नाम लिख दूं तो अल्टीमेटली अगर इस वेबसाइट के ऊपर FTP का प्रोटोकॉल या फिर FTP की सर्विस ओपन है तो ये कनेक्ट कर जाएगा और आपसे सिंपल सा मांगेगा उसका यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब FTP में एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी होती है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, बट जनरली बता देता हूं कि दिस सेशन इज नॉट ऑन FTP, बट स्टिल FTP में जब भी आप लॉगिन करने जाते हो तो यूजर नेम में एक बार एनोनिमस डाल के देख लो, बिकॉज उसमें कोई पासवर्ड नहीं होता। एंड एनोनिमस यूजर FTP का एक डिफॉल्ट यूजर होता है जो कि आपको हटाना होता है। एंड अगर ये सेट रह गया और इस पे आपने कुछ भी शेयर कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कोई भी एक्सेस ले सकता है। तो एक छोटा सा FTP का एक है सिस्टम जो मैंने बता दिया, जो तुम ट्राई कर सकते हो, कभी किसी CTF में शायद मिल जाए, रियल लाइफ में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर इन HTTP। अब मुद्दे की बात यह है कि ये HTTP काम कैसे करता है। समझ लिया क्या है, क्यों है, ठीक है, लेकिन काम कराने का क्या इसका मतलब है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो HTTP को यूज करने के लिए हम लोग HTTPS लगा देते हैं और वो काम कर जाता है, क्योंकि ब्राउजर्स को पता है HTTP को काम कराना कैसे है। ब्राउजर्स के अंदर एप्लीकेशन लेयर इंप्लीमेंटेड है, उसको इस चीज़ का प्रॉपर आइडिया है कि कैसे इस चीज़ को काम कराना है। बट या तुम्हें आइडिया है, तुम्हें नहीं आइडिया है, इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो और वही आइडिया मैं तुम्हें अब देने की कोशिश करूँगा। समझ में आए, अच्छी बात है, नोट्स बना लो, लिखो बैठ करके और आराम से समझो इस चीज़ को, ठीक है। ओके, बात करते हैं आगे HTTP की। S कहाँ से आया वो भी समझेंगे, बट अभी बात करते हैं HTTP की। तो HTTP जो आया, सबसे पहले आया हमारा 0.9, ठीक है। इसका जो वेरिएंट है वो 0.9 वाला निकल के आया, और 0.9 वाला जो वेरिएंट है वो इसका फर्स्ट वेरिएंट है, जो कि काफ़ी पहले आया था 1990s के अराउंड। ईयर थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, अपने आप देख लेना, मैं ईयर के बारे में बात नहीं कर रहा, कौन सा कब आया, वी डोंट टॉक अबाउट दैट, बट कौन सा क्या काम कर रहा है वो चीज तुम देख सकते हो, ठीक है। बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि यहां पे 0.9 वाला जो वर्जन है वो सबसे पहले निकल के आया था। एक छोटा सा मुद्दा समझो, HTTP का काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। दो शब्द हैं जो हमेशा याद रखने हैं, एक है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर, ठीक है। क्लाइंट वो है जो मांगता है, क्लाइंट का काम है मांगना, ठीक है। ये क्लाइंट का काम भिखारी की तरह समझ लो, इसका काम है सिर्फ मांगना, ये मांगेगा ही मांगेगा और किसी भी तरीके से मांग सकता है, ठीक है। ऐसे मांगे वैसे मांगे, कैसे भी मांगे, इसका काम मांगने का है और सर्वर का काम है देने का, ठीक है। तो क्लाइंट मांगेगा, सर्वर देगा, क्लाइंट मांगेगा, सर्वर देगा। जिस तरीके से तुम सोच रहे हो उस तरीके से नहीं, बट कैसे वो समझते हैं। क्लाइंट और सर्वर का काम क्या है, सर्वर है वो वेबसाइट जिसके ऊपर तुम विजिट कर रहे हो, क्लाइंट है तुम्हारा ब्राउजर, ठीक है। लेट्स से तुम वैलोरेंट खेल रहे हो, लेट्स से तुम CS2 खेल रहे हो या फिर कोई गेम खेल रहे हो, तो तुम्हारा गेम क्लाइंट है और उस गेम का जो सर्वर है दैट इज योर सर्वर, ऑब्वियसली, राइट। तो अल्टीमेटली क्लाइंट यहां पे भेजता है रिक्वेस्ट,
क्लाइंट क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट, क्योंकि आप किसी से डायरेक्टली नहीं मांग सकते, आपको कंसेंट चाहिए। कंसेंट आता है रिक्वेस्ट से, इसको ऐसे याद रखो। रिक्वेस्ट भेजा जाता है क्लाइंट से सर्वर की तरफ और सर्वर सामने से देता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। क्लाइंट और सर्वर के बीच का ही कनेक्शन है पूरा इंटरनेट। क्लाइंट भेजता है रिक्वेस्ट, सामने से आता है रिस्पॉन्स। इसी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के गेम में HTTP अपना सारा काम कर जाता है। तो ये देखते हैं कैसे। तो अल्टीमेटली जब तुम देखोगे कि इधर से जो रिक्वेस्ट गई है और उधर से जो रिस्पॉन्स सामने से आया है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का जो है पूरा का पूरा गेम बन जाएगा और रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए। ठीक है, तो 0.9 ने इंट्रोड्यूस किया कि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर उसको सर्वर को और वो सामने से आपको रिस्पॉन्स ला करके देगा। दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड हैविंग इन दिस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ HTTP। ओके, तो उस टाइम पे जो HTTP का प्रोटोकॉल था, जो कि हमारा 1991 में मैं बता रहा हूँ जब ये प्रोटोकॉल आया, तो ये प्रोटोकॉल अपने आप में एक बहुत प्रॉपर काम करता था। और इसका काम क्या था? इसका सिंपल सा काम था रिक्वेस्ट को लेकर रिस्पॉन्स देना। तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर मेथड, बेसिकली रिक्वेस्ट करनी किस तरीके से है, चीज़ें मांगनी किस तरीके से है, उसका कोई भी मेथड एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो इसके अंदर जो पॉइंट था, जो रिक्वेस्ट जाती थी वो एक पर्टिकुलर हेडर के थ्रू जाती थी। और हेडर्स और मेथड्स को तुम समझ लो क्या होते हैं। हेडर्स होते हैं एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के मल्टीपल ऑप्शंस की रिक्वेस्ट कैसे काम करेगी, और उसके मेथड्स होते हैं कि बेसिकली रिक्वेस्ट जो है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पर जो 0.9 वाला आया उसमें जो मेथड था सिर्फ और सिर्फ गेट मेथड ही इसमें सपोर्टेड था, क्योंकि जब इंसान नया नया पैदा होता है तो वो सिर्फ मांगता है चीज़ें, देता नहीं है। जब बड़ा होता है तो देना समझता है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास गेट वाला मेथड आया। तो यहाँ पर जैसे ही 0.9 वाला वर्जन आया तो सिर्फ गेट था कि मेरे को मिल जाए डेटा किसी तरीके से। और मान लेते हैं कि आप गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हो किसी पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर, और लेट्स से सर्वर का नाम है hackersvilla.xyz। तो गेट रिक्वेस्ट कैसे जाएगी? लिख करके आएगा गेट और यहाँ पर लिखा होगा hackersvilla.xyz। दैट्स इट। ये एक नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट है जो कि 0.9 वाले वेरिएंट में हमने डाली। और इसका जो आंसर आएगा सर्वर से, जो रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स में इस पर्टिकुलर पेज का पूरा HTML कोड, यानी कि जो पूरा का पूरा इसका HTML कोड है वो उठा करके भेज देगा। अब तुम देख रहे हो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। देयर इज नो हेडर, देयर इज नथिंग डिफाइंड, नो ऑप्शंस अबाउट द पर्टिकुलर मेथड, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक गेट मेथड सपोर्टेड है और वो डायरेक्टली यहाँ पे काम करता है। इसके अंदर आप पोर्ट्स भी नहीं डाल सकते थे, जैसे आज की डेट में तो आप देखते हो कि आप hackersvilla.xyz डालो ब्राउजर पर और उसके आगे पोर्ट नंबर 50 लिख दो तो वो उसके पोर्ट 50 पे जाने को चला जाएगा। यहाँ पर कोई पोर्ट का सपोर्ट नहीं था, कोई अलग चीज़ नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात है। एवरीथिंग वर्कड ऑन www। तो जब ये आया तो उस टाइम पे यहाँ गेट के साथ www का सपोर्ट था। वर्ल्ड वाइड वेब को एक अलग से सब डोमेन की तरह ट्रीट किया गया था। दैट अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर सब डोमेन इफ एम्बेडेड देन ओनली द वर्ल्ड वाइड वेब और बेसिकली और इंटरनेट वुड कनेक्ट। तो पॉइंट ये है कि ये जो गेट रिक्वेस्ट है डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर जाएगी और रिस्पॉन्स में आएगा पूरा का पूरा HTML पेज। दैट इज हाउ दिस वाज एग्जीक्यूटेड, दैट इज हाउ दिस वाज प्लान्ड। ये आपकी एक गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब ये जो गेट रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट आगे जाकर के बदली, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको और भी चीज़ें चाहिए थी। लेट्स से कि आप अभी तो सर्वर से डेटा मांग रहे हो, है ना। जब सर्वर पे डेटा अपलोड करने की बारी आई, व्हेन यू वांट टू अपलोड द डेटा ऑन लेट्स से एनी वेबसाइट, आपको फोटो अपलोड करना है, अपना नाम अपलोड करना है, एट दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो गेट रिक्वेस्ट ही जाती थी। और यहाँ पर साइड में एक आगे आपका बन जाता था कि उस पेज का नाम क्या है और आप क्या अपलोड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर अपलोडिंग, तो यहाँ पे लिख के आ गया upload.html क्वेश्चन मार्क, आपने आईडी और पासवर्ड डाला है तो आईडी इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। नाउ यू कैन सी कि कितना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैन इन द मिडल अटैक हुआ
एंड अगर इसको पकड़ लिया गया तो आपका आईडी और पासवर्ड उस वेबसाइट का डायरेक्टली हैकर के पास या अटैकर के पास पहुंच जाएगा। दैट इज द पॉइंट जो हमें खत्म करना था, जिसको हमें सिक्योर करना था, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वर्जन HTTP डिड नॉट हैव द सिक्योर वर्जन येट। ये अभी तक टनलिंग नहीं कर रहा था, ना ही ये कोई तरीके का सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डेटा मैन इन द मिडल में जा सकता था। नाउ गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आप मांगोगे कैसे, वो चीज़ डिफाइन करी इसके अगले वेरिएंट HTTP वर्जन 1.0 ने। तो अगला जो वेरिएंट है 1.0 आया, कब आया डेट मेंशन हो जाएगी। 1.0 जब आया तो 1.0 आने के साथ साथ में यहां पर गेट रिक्वेस्ट के साथ सपोर्ट आया पोस्ट रिक्वेस्ट का, मतलब मेथड के अंदर चेंज हुए। सिर्फ गेट मेथड नहीं रहा, एक और मेथड आ गया पोस्ट। पोस्ट का मतलब है कि भाई मुझे देना है, मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ को अपलोड कराना है सर्वर के ऊपर, और जब वो अपलोड हो जाए तो मेरे को रिस्पॉन्स बता दो, क्या वो अपलोड हो गई है या कोई एरर है तो वो भी बता दो। पॉइंट है कि यहाँ पर गेट और पोस्ट ने आकर सब कुछ अपने आप यहाँ पे चीज़ों को बहुत सिंपल बना दिया। बिकॉज गेट रिक्वेस्ट के अंदर अब आप बहुत सिंपली यहाँ पर अगर कोई भी डेटा भेजना है तो आप यहाँ पे www.hackersvilla.xyz इस तरीके से लिख सकते हो, और उसी के साथ साथ पोस्ट रिक्वेस्ट में अगर आप भेज रहे हो तो यहाँ पे www लिख के आप भेज सकते हो, और नीचे रिक्वेस्ट की बॉडी आ जाएगी। लेट्स से आपको यूजर नेम और पासवर्ड भेजना है तो यहां पर आएगा आपका यूजर नेम और यहीं पर आपका नीचे आ जाएगा पासवर्ड। मतलब अब ये जो पार्ट है ये रिक्वेस्ट की बॉडी बन जाती है। तो रिक्वेस्ट में के अंदर आपको ये वाली पर्टिकुलर चीज़ दिखेगी, बट ये वाली चीज़ डायरेक्टली यूआरएल में नहीं जा रही। मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड्स आर नॉट डायरेक्टली गोइंग इन द यूआरएल, अब वो डायरेक्टली पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजे जा सकते हैं, यानी कि उनको बॉडी के साथ भेजा जा सकता है। हर एक चीज़ जब आप अपलोड करते हो सर्वर पे तो उसको पोस्ट रिक्वेस्ट में लिखा जाने लगा। अगेन अंडरस्टैंड दिस कि ब्राउजर को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग दे दी जाती है, लेकिन सर्वर को वो अंडरस्टैंडिंग डेवलपर को देनी होती है। डेवलपर हैज टू राइट द गेट मेथड एंड द पोस्ट मेथड टू मेक अ सर्वर एक्ट लाइक अ सर्वर। ये बात हमेशा याद रखना। तो अल्टीमेटली अगर डेवलपर ने कहीं ना कहीं फकअप किया पोस्ट लिखने में या कुछ भी अगर उसने इधर उधर चीजें कर दी तो दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी यूज्ड एज एन IDOR अटैक और अ बिजनेस लॉजिक फ्लॉ, एंड अल्टीमेटली आप को लेवरेज कर सकते हो आगे किसी बग बाउंटी में या फिर पेनिट्रेशन टेस्ट में या कहीं पे भी। और इससे फ्लेक्सिबल डेटा ट्रांसफर होने लगा। मतलब डेटा ट्रांसफर अब आप बहुत फ्लेक्सिबली कर पा रहे हो, बहुत इजीली डेटा ट्रांसफर हो रहा है। नॉट ओनली दिस, बट इसने एक और चीज इंट्रोड्यूस करी जो थे स्टेटस कोड्स। स्टेटस कोड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है आज की डेट में। मतलब अगर आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, वो सक्सेसफुल हो गई, तो स्टेटस कोड आपको मिलेगा 200, ठीक है। तो 200 वाला स्टेटस कोड आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग स्टेटस कोड्स को इंट्रोड्यूस किया गया इस पर्टिकुलर वर्जन में। मतलब गेट और पोस्ट के साथ आपको साथ साथ में स्टेटस कोड्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है मेरी रिक्वेस्ट के साथ आखिर हुआ क्या है, क्या वो जाकर के लगी है या वो कोई एरर है, कुछ है। क्योंकि इससे पहले आपको एरर के लिए पूरा का पूरा रिस्पॉन्स चाहिए था, बट अब आप सिर्फ एक स्टेटस कोड जो कि रिस्पॉन्स में आ जाएगा, उसी से ये चीज बहुत आराम से समझ सकते हो। अभी स्टेटस कोड एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज और समझो, जो गेट रिक्वेस्ट है 1.0 की, उसको लिखा कैसे जाता था। जैसे ये तो मैंने ऊपर वाली बता दी 0.9 की, बट 1.0 के अंदर कैसे इस चीज को लिखा जाने लगा। 1.0 के अंदर आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते थे। 1.0 में आप सिंपली यहाँ पर जाओ और गेट रिक्वेस्ट है तो गेट रिक्वेस्ट, और आगे वॉट एवर वेबसाइट यू आर गोइंग इनटू, लेट्स से www.hackersvilla.xyz पे आप जाने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ साथ HTTP का कौन सा वेरिएंट है वो भी यहाँ पर लिख करके आने लगा, HTTP 1.0, राइट। ये बन गई हमारी गेट रिक्वेस्ट। और जब इसका रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड आया। मतलब अगर सब कुछ सही चल रहा है तो जो स्टेटस कोड आपको मिलेगा वो मिलेगा 200 की रेंज का। दैट मीन्स 2xx मान लो। अगर ये वाला स्टेटस कोड आ रहा है दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है।
ठीक है। अब ये अलग अलग स्टेटस कोड होते हैं 200 के, उसकी लिस्ट अभी पूरा जो इसकी शीट है उसकी जो लिस्ट है उसका जो पूरा का पूरा वो डॉक्यूमेंट है वो तुम्हारे सामने अभी यहाँ पे लग जाएगा स्क्रीन पे, पॉज करके तुम देख सकते हो। देन अल्टीमेटली अगर 300 वाला स्टेटस कोड आया सामने से, दैट मीन्स आपका जो डेटा है वो रीडायरेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं पे। दिस इज बेसिकली रीडायरेक्शन, कि आपका जो डेटा है, आपकी जो वेबसाइट है वो कहीं रीडायरेक्ट हो रही है, बिकॉज यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ HTTP के साथ HTTPS 1.0 वॉज द फर्स्ट वेरिएंट जिसको HTTPS मिला था अपनी टाइमलाइन में, और HTTPS के आने के तुरंत बाद ही हमें ये रीडायरेक्शन लगाना पड़ा, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम अगर कोई इंसान HTTP पे आने की कोशिश करे तो आप उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो HTTPS पे। तो अल्टीमेटली ये जो रीडायरेक्शन है उसमें अगर आप HTTP वेबसाइट पे जाओगे, फॉर एग्जांपल http://hackersvilla.xyz पे आप जाओगे तो वहां आपको 300 वाला स्टेटस कोड मिलेगा, और अगर मैं HTTPS वाली वेबसाइट पे जाऊंगा तो वहां 200 वाला स्टेटस कोड मिलेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली 300 वाला आने का मतलब है दैट इट इज रीडायरेक्टिंग टू समवेयर। कहा वो नहीं बताता था, बट इट इज रीडायरेक्टिंग, ये बात वहां पे आ जाती थी लिख के, दैट इट इज रीडायरेक्टिंग यू समवेयर, या फिर आपका डेटा जो है कहीं और अब पड़ा है तो हम वहां रीडायरेक्ट कर रहे हैं आपको। तो ये सर्वर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल चीज यहाँ पे हो जाती थी। देन अगर 400 वाला आया मतलब यू सिंपली फक्ड अप, ठीक है, आपने यहाँ पे फकअप कर दिया, मतलब आप किसी ऐसे पेज पे जाने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, 404 तुमने देखा होगा, या फिर तुम किसी ऐसे पेज पे जाने की कोशिश कर रहे हो जिस पे तुम्हारा ऑथराइजेशन ही नहीं है, तुम्हें उसका परमिशन ही नहीं है, या फिर वो पेज एग्जिस्ट करता है लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा पहले उस पे जाने के लिए। तो अल्टीमेटली ये सारे जो एरर्स हैं जो तुम्हारी वजह से आए हैं वो 4 वाले सीक्वेंस में आते हैं, और 5 वाले सीक्वेंस में एरर्स आते हैं व्हेन द सर्वर फक्स अप। ठीक है, यहां पर बात है कि सर्वर ने फकअप कर दिया है, तो अगर सर्वर की साइड से कोई गलती है, सर्वर नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन है, सर्वर में लोड ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली वहां पर 500 वाला आपको स्टेटस कोड देखने को मिलेगा। और 100 वाले स्टेटस कोड भी होते हैं जो आते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। ये आपको नॉर्मली देखने को बहुत कम मिलेंगे एज अ अटैकर, एज अ हैकर, बट अल्टीमेटली कहीं अगर आए तो उसका मतलब है दैट इट इज गिविंग यू अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ दैट थिंग इज वर्किंग। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। बेसिकली ये स्टेटस कोड्स लॉन्च हुए 1.0 में, HTTPS वाला वेरिएंट आया। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है अगला वाला कि अल्टीमेटली HTTP यहाँ पर इसका अगला जो वेरिएंट आया वो आया वेरिएंट 1.1 जो वाइडली यूज्ड होता है और आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 1.1 का जो बेसिक वर्जन है इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हमारा HTTPS तो इसके अंदर आया ही आया, लेकिन इसके अंदर आए मेथड्स के साथ साथ हेडर्स कैसे काम करने लगे, मतलब अगर इसके अंदर कोई गेट रिक्वेस्ट जा रही है तो वो इस तरीके से जाएगी, GET गेट। हैकर्सविला पे जा रही है तो देखो इसका जो हैकर्सविला वाला डोमेन है वो ही यहाँ पर रहेगा, अगर आप उसके किसी एक पेज पे हो तो वो अलग जाएगा। बेसिकली यहाँ पर डोमेन नेम की जगह अब सिर्फ पेज आएगा। फॉर एग्जांपल आप उसके कॉन्टैक्ट पेज पे हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट दिखेगा, आगे दिखेगा HTTP का वर्जन कौन सा है, ठीक है 1.1। यहाँ पर एक मेथड लिखा होगा गेट और उसके नीचे लिखा होगा आपका हेडर। तो ये है होस्ट हेडर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ जहाँ पे वेबसाइट का पूरा नाम जाएगा hackersvilla.xyz। उसके अलावा यहाँ पर जाएगा नीचे और भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, दैट मीन्स होस्ट के साथ साथ देयर वुड बी मेनी मोर थिंग्स, मेनी मोर हेडर्स, लाइक वो किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके लिए एक्सेप्ट हेडर आएगा, उसका लास्ट रिक्वेस्ट कहा था जहाँ से वो यहाँ पे आ रहा है तो रेफरर वाला हेडर आएगा। देन अल्टीमेटली उसके अंदर देयर आर मल्टीपल डिफरेंट हेडर्स जो यहाँ पर आएंगे, जो इनकोडिंग है वो कौन सी वो सपोर्ट कर रहा है तो इनकोडिंग वाले हेडर्स आएंगे। उसके अलावा किस टाइप का वो डेटा का है और उसका क्या साइज़ है तो साइज़ वाला हेडर आएगा, बेसिकली इस रिक्वेस्ट का क्या साइज़ है बाइट्स में उसका आएगा हेडर। मतलब मल्टीपल हेडर्स ओवर हियर। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडर आता है यूज़र एजेंट का, जो बेसिकली ये डेटा कैरी करता है कि आप कौन से ब्राउज़र से और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से इस रिक्वेस्ट पे आ रहे हो, जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स ट्रैक भी करते हैं कि आया
कहाँ से है ये पूरा का पूरा डेटा या फिर ट्रैफिक। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है हेडर्स का, इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई, बिकॉज अब आप बहुत फ्लेक्सिबली डेटा को भेज सकते हो। इवन रिस्पॉन्स में भी हेडर्स आते हैं, रिस्पॉन्स में भी हेडर्स वगैरह आने लगे एंड अल्टीमेटली उससे चीज़ें और सॉर्ट हो गई एंड आप उसमें सिक्योरिटी लगा सकते हो एक हेडर को दे करके कि पर्टिकुलरली ये वाली जो रिक्वेस्टेड पेज है, इस पेज के ऊपर स्क्रिप्ट्स कहाँ से चलेंगी, इस पेज के ऊपर इमेजेस कहाँ से लोड होंगी, इस पेज का कोर्स या फिर जो भी हमारा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है वो कौन से दूसरे वेबसाइट्स या कौन से दूसरे डोमेन्स के साथ होगा। आप हर चीज़ अब हेडर्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, जो सिक्योरिटी को भी इन्हांस करता है और एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली हेडर्स को यहाँ पे लाया गया। हेडर्स के साथ साथ स्टेटस कोड तो थे ही, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए कुछ नए मेथड। गेट मेथड पहले था जो 0.9 से आया, 1.0 में आया पोस्ट। तो यहाँ पर जो नए हेडर्स आए वो आए डिलीट, मतलब अब आप डायरेक्टली यहाँ पे आगे आईडी दे दो या जो भी पर्टिकुलर आप एपीआई क्रिएट करोगे इसका रिक्वेस्ट का, वो आप आगे दे दो पर्टिकुलरली एंड वो पर्टिकुलर चीज़ डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा एक हेडर, उसके अलावा एक मेथड आया हेड नाम का, और इस पर्टिकुलर मेथड से आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स के अंदर के हेडर्स को इन्वोक कर सकते हो। दैट मीन्स अगर मेरे को रिस्पॉन्स तो चाहिए सामने से, लेकिन मुझे उसका HTML नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सामने से हेडर्स चाहिए, तो आप हेड का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी लगा सकता हूँ जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि इस पूरे पेज में, इस पूरी वेबसाइट में जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेज को, उस पेज पे कितने बेसिकली मेथड सपोर्टेड है, तो वो सारे मेथड्स दे देगा। उसके अलावा यहाँ पे पुट का भी एक पर्टिकुलर मेथड बनाया गया। पुट का सिंपल सा मतलब है कि पोस्ट आप तब भेजते हो जब आपको मल्टीपल पॉइंट ऑफ डेटा सेट करने होते हैं। लेट्स से आपको साइन अप करना है जिसमें आपको बहुत सारा डेटा देना है, तो आप वहाँ पे पोस्ट का इस्तेमाल करोगे। नाउ यू गो टू योर आईडी और अपनी प्रोफाइल पे जाके सिर्फ अपना नाम या ईमेल, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे पुट का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ अगेन ब्राउज़र को तो ये सारी चीज़ पता होती है, बट अल्टीमेटली सबका सब कुछ एक्चुअली में आपके डेवलपर को वेबसाइट के अंदर डालना होता है, तब ये चलता है। ठीक है, सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर हैंड, राइट। उसके साथ साथ एक बहुत प्यारी अच्छी चीज़ यहाँ इंट्रोड्यूस हुई कि अब डेटा जो है बहुत प्यार से आदान प्रदान हो सकता है। दैट मीन्स टीसीपी में 3-वे हैंडशेक बनता है, राइट। अगर तुमने टीसीपी यूडीपी पढ़े हैं तो टीसीपी और यूडीपी दो तरीके के प्रोटोकॉल है, वेयर टीसीपी इज बेसिकली ये टीसीपी और यूडीपी दोनों एक तरीके से डेटा को किस तरीके से भेजना है वो बेसिकली डिफाइन करते हैं। टीसीपी 3-वे हैंडशेक क्रिएट करता है, और 3-वे हैंडशेक जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंडशेक होता है। एंड अल्टीमेटली यूडीपी जो है उसमें कोई 3-वे हैंडशेक नहीं होता, जिसकी वजह से यूडीपी रिलेटिवली फास्टर होता है। तुम्हारी वीडियो कॉल्स में, ऑनलाइन गेमिंग में हमेशा ये इस्तेमाल होता है, और टीसीपी जो है बाकी के पूरे इंटरनेट पे इस्तेमाल होता है, तो ये रिलेटिवली स्लोअर होता है यूडीपी से। तो अल्टीमेटली क्या हिसाब है कि जब ये 1.1 वाला वेरिएंट आया HTTP का, तो इसने TCP का जो हैंडशेक है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार रखा कि जैसे ही आप वेबसाइट से कनेक्ट करोगे तो एक बार 3-वे हैंडशेक होगा, और उसके बाद उस वेबसाइट के अदर रिसोर्सेज के साथ वो 3-वे हैंडशेक नहीं होगा, हेंस मेकिंग इट सीमलेस। एंड अल्टीमेटली वो वेबसाइट पे जब कनेक्शन रीसेट हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा बेसिकली 3-वे हैंडशेक होगा जब आप उस वेबसाइट पे फिर से जाओगे। ऑन दी अदर हैंड 1.0 और 0.9 में हर बार 3-वे हैंडशेक होता था वेन एवर यू गो टू द वेबसाइट, एंड उसके हर एक रिसोर्स को लोड करने के लिए 3-वे हैंडशेक की जरूरत पड़ती थी। दैट इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स। फिर आता है HTTP वर्जन 2.0 जो इस कनेक्शन को और सीमलेस बना देता है, और उसके अंदर पाइपलाइनिंग इंट्रोड्यूस हुई। पाइपलाइनिंग के साथ साथ यहाँ पे फास्टर मल्टीपल कॉन्करेंट रिक्वेस्ट भेजी जाने लगी, मतलब बिकॉज आपके ब्राउजर्स अपग्रेड हो रहे हैं, उसी के साथ साथ आपके सीपीयूज और सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं, तो वो पाइपलाइनिंग या जो मल्टी थ्रेडिंग वाले फीचर्स हैं वो यहाँ पे डाले गए। मतलब अभी क्या हो रहा था कि कॉन्करेंट रिक्वेस्ट जा रही थी, राइट। बेसिकली कॉन्करेंट रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से समझो कि यहाँ पे जब हम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लेट्स से दैट दिस इज योर सर्वर, दिस इज योर क्लाइंट, तो ये कॉन्करेंट रिक्वेस्ट पहले ऐसे जा रही थी, एक के बाद एक, रिक्वेस्ट का ही रिस्पॉन्स आया, रिक्वेस्ट का ही
रिस्पॉन्स आया। अब आप क्या कर सकते हो, आप लगातार भेज सकते हो, है ना, सारी रिक्वेस्ट आप एक साथ भेज दो और सारे रिस्पॉन्स एक साथ आएंगे। तो ये रिक्वेस्ट गया, एक और रिक्वेस्ट गया, एक और रिक्वेस्ट गया, एक और रिक्वेस्ट गया, तो यहाँ से भी रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आया। इस तरीके से बेसिकली अब आप ये भेज सकते हो। और वर्जन 3.0 जो 2020 में आया था, इस वर्जन 3.0 के अंदर क्विक पर्टिकुलर QUIC प्रोटोकॉल या फिर क्विक फ्रेमवर्क का यहाँ पर यूज़ हुआ एंड इस एल्गोरिथम से चीज़ें और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो वर्जन 1.0 तक और 1.1 तक तो हमने फीचर्स डाले हैं HTTP में, लेकिन 2.0 एंड 3.0 आर मोर अलाइन टुवर्ड्स द स्पीड। कि आज का जो एरा है कि जब अटेंशन स्पैन लोगों का 1 सेकेंड है तो वेबसाइट को तुरंत लोड होना है, तो वो तुरंत लोड कैसे होगी, मेक इट मोर फास्टर, राइट, मेक इट मोर फास्टर टेक्निकली। तो 2.0 और 3.0 जो है वो इसी चीज़ के ऊपर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड कि बेसिकली हाउ HTTP वर्क्स। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली HTTP इज़ अ वेरी स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसको समझते हैं एंड फिर सेशन को एंड करते हैं। HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल होने का क्या मतलब है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल होने का एक सिंपल सा मतलब है यहाँ पर दैट HTTP हमारा कभी भी हिस्ट्री को स्टोर नहीं करता। HTTP कैन नेवर एवर स्टोर एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री ओवर हियर। तो फिर ये बताओ कि जब तुम लॉगिन करते हो, वेन एवर यू लॉग इन, तो उसको कैसे पता चलता है जब तुम दूसरी बार वेबसाइट पे आते हो कि भाई ये बंदे ने लॉगिन कर लिया है, राइट? बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम बेसिकली लेट्स से ये क्लाइंट है, ये सर्वर है और तुम गए hotstar.com के ऊपर, तुमने एक मूवी देखी, लॉगिन किया, रिक्वेस्ट भेजी मूवी की, ठीक है, और सामने से रिस्पॉन्स आता है कि भैया पहले OTP दे दो। आपने यहाँ पे अपना नंबर डाला, एंटर किया, सामने से OTP आ गया, उसने बोला OTP दे दो। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे जो है OTP दे दिया, उसने वैलिडेट किया, ठीक है, इधर वैलिडेट किया, उधर OTP सेंड किया था। तो अल्टीमेटली यहाँ वैलिडेशन हुई, वैलिडेशन के बाद आप नीचे आए, नीचे आकर के क्या हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पे उसने आपको मूवी देखने दी, उसने आपको मूवी भेज दी, आपने पूरी मूवी देख ली। जैसे ही आपने मूवी देख ली, आपका कनेक्शन अब कट हो गया, ठीक है, आपका कनेक्शन अब कट हो चुका है एंड अल्टीमेटली यू हैव सीन द मूवी। अब अगली बार जब आप इस सेम वेबसाइट पे आओगे और आपने एक मूवी रिक्वेस्ट करी, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपको मूवी देगा, है ना, वो डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स में मूवी देगा। देयर इज नो OTP वैलिडेशन, ठीक है, उसने दोबारा से तुमसे मांगा ही नहीं कि तुम्हारा ID पासवर्ड दे दो या तुम्हारा OTP से फिर से वैलिडेट करा के लॉगिन कर लो। व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला अभी कि HTTP स्टेटलेस है, दैट मीन्स HTTP कभी भी हिस्ट्री स्टोर नहीं करता। HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। जब ये हिस्ट्री ही स्टोर नहीं करता तो उसको कैसे पता चला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कौन सा इंसान लॉग्ड इन है? दिस इज वेयर योर कुकीज कम्स इन, ठीक है, क्योंकि जब आपने पहली बार लॉगिन किया तो पहली बार लॉगिन करते ही यहाँ पर OTP के साथ साथ जब वैलिडेशन डन हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ मूवी नहीं आई, आपको कुकीज भी मिली, ठीक है, और ये कुकीज आपके ब्राउजर में जाकर स्टोर हो जाती हैं, जिसमें से एक कुकी होती है सेशन ID की। अब ये सेशन ID लेट्स से 1234 सर्वर पे भी स्टोर हुई है और आपके ब्राउजर में भी 1234 सेशन ID स्टोर हो गई है। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पर मूवी की रिक्वेस्ट गई तो उसके साथ आपकी कुकी भी यहाँ पर गई और उस कुकी में लिखा हुआ था सेशन ID 1234। तो सर्वर ने ऑटोमेटिकली 1234 को समझा कि अच्छा ये तो 1234 है जो बेसिकली यहाँ लॉग्ड इन है, और अल्टीमेटली 1234 की कुकी अगर उस टाइम पे एक्सपायर नहीं हुई है, बिकॉज एवरी सेशन ID एवरी कुकी हैज अ एक्सपायरी डेट, तो अल्टीमेटली अगर वो एक्सपायर नहीं हुई है क्योंकि उसके एक्सपायरी का टाइम भी सर्वर पे स्टोर्ड है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो मूवी आपको दे दी जाएगी। नहीं तो अगर एक्सपायर्ड है तो फिर से लॉगिन करने को बोल दिया जाएगा। एंड इवन इफ यू गो टू योर ब्राउजर और आप वहाँ पे जाके कुकीज़ को क्लियर कर दो तो HTTP बिकॉज इट्स अ स्टेटस प्रोटोकॉल वो फिर से तुमसे लॉगिन करने को बोलेगा। तो अल्टीमेटली कुकीज़ का यहाँ पर जो गेम है वो है आपके लॉगिन, आपके इंफॉर्मेशन को संभाल करके रखना
इसके अंदर बहुत लंबी लंबी आईडीज़ होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड आईडीज़ होती हैं, एंड ये बनाई इस तरीके से जाती हैं हैशेस की तरह कि वन वे फंक्शन की तरह काम करे, एंड ये बहुत ज़्यादा रैंडम हो जिससे आप कभी भी गेस ना कर पाओ कि इसकी कुकी क्या हो सकती है। तो कभी भी अपनी कुकीज़ किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ़ यू गिव द कुकीज़ टू समबडी एल्स तो ऑब्वियसली वो इंसान आपके सिस्टम से, आपके आईडी से लॉगिन कर सकता है। If I show you my cookies or if I give my cookies to you, you can directly put in your browser और कोई भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कोई भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू लॉग इन विद माई आईडी। तो कभी भी अगर आपकी कुकी कहीं पे चली जाती है या ब्राउज़र बेस्ड अटैक होता है तो बेस्ट पार्ट इज़ कि अपनी जल्दी से सारी वेबसाइट्स पे जा करके एक बार लॉग आउट फ्रॉम ऑल सेशंस कर दो और वो कुकी उसी टाइम एक्सपायर हो जाएगी। तो आई होप तुम्हें बेसिकली HTTP समझ में आया होगा, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, किस तरीके से ही काम कर रहा है, वो हर चीज़ हमने क्लियर कर दी है HTTP और HTTPS के ऊपर। अब अल्टीमेटली व्हाइट बोर्ड सेशन अगला होगा हमारा टॉर प्रोटोकॉल के ऊपर, कि टॉर का जो डार्क वेब का पूरा प्रोटोकॉल है, जो पॉपअप, जो सॉकेट्स बनते हैं या फिर जो इतने सारे नोड्स बनते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं और ये पूरा एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, वो चीज़ हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो स्टे ट्यून्ड, दैट सेशन वुड कम इन अ वीक ऑन YouTube।